ओके, तो अब पढ़ते हैं कि साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल क्या थ्योरीज हैं? सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में SIT भी बोलते हैं। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी अपने आप को कैसे सोशली आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे इंडिविजुअल कैटेगराइज करता है खुद को दूसरे सोशल ग्रुप्स में, ठीक है, खुद को या दूसरों को एक सोशल ग्रुप में, जो सोशल ग्रुप फिर इन्फ्लुएंस करता है उनकी आइडेंटिटी को और बिहेवियर को, कि मैं किस ग्रुप से बिलोंग करता हूँ, मैं उस ग्रुप में अपने आप को आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है, कैटेगराइज करूँगा। अब जैसे अगर मुझे सिंगिंग अच्छी आती है, ठीक है, या मैं पढ़ने बहुत अच्छा हूँ, तो मैं किस ग्रुप में चला जाऊँगा? टॉपर्स की, ठीक है, ओके। ऑफिस में अगर मैं अच्छा हूँ, जैसे कंप्लायंस ऑफिस में आपको पता है टीम्स होती है ना, एक CA ऑफिस में जब आप आर्टिकल शिफ्ट करते हैं टीम होती है, कंप्लायंस टीम होती है, ऑडिट टीम होती है, ऑडिट में भी अगर कर दें तो स्टैट ऑडिट की टीम होती है, इंटरनल ऑडिट की टीम होती है, फिर टैक्स ऑडिट की टीम होती है, जिसको डायरेक्ट टैक्स वाली जो डोमेन होती है, GST ऑडिट की टीम होती है, ठीक है। तो मुझे किस काम में इंटरेस्ट है, या वहाँ क्या काम मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छे से आता है, उसके बेस पे मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करूँगा उस टीम में, ठीक है। और मेरा बिहेवियर, मेरा जो मेरी आइडेंटिटी है और जो मेरा जो बिहेवियर है वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ओके। तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी ये होती है कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने आप को कैटेगराइज करता है सोशल ग्रुप्स में, जो सोशल ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी आइडेंटिटी को और उसके बिहेवियर को, दैट्स इट। अब इसमें स्टेजेस होती हैं, क्या क्या स्टेज आती है? सोशल कैटेगराइजेशन, सबसे पहले कैटेगरी में लाएंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस ग्रुप के हैं वो मेरे से मैच कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को उस ग्रुप में कैटेगराइज करूँगा, आइडेंटिटी। फिर मैं अडॉप्ट करूँगा उस ग्रुप के कैरेक्टर्स को, ठीक है, उस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अपने अंदर लानी है, जो कि इन्फ्लुएंस करेगा सेल्फ कंसेप्ट और बिहेवियर को बदलेगा, कि उस ग्रुप के हिसाब से मेरे कंसेप्ट और मेरा बिहेवियर बदल जाएगा, ओके, ठीक है। सोशल कंपैरिजन, अब मैं अपने ग्रुप का कंपैरिजन करूँगा दूसरों के ग्रुप से, फेवर दूंगा अपने ग्रुप को और अगेंस्ट रहूँगा आउट ग्रुप्स के। ऐसा क्यों? सेल्फ एस्टीम के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, ताकि मुझे ऐसा फील हो कि मैं जिस ग्रुप में हूँ वो ग्रुप अच्छा है तो मैं भी अच्छा हूँ, उस ग्रुप की वैल्यू अप है तो इसका मतलब मेरी वैल्यू भी अप है। क्या है? इन ग्रुप्स को फेवर करना और अगेंस्ट रहना आउट ग्रुप्स के, जो दूसरे ग्रुप्स हैं, ओके। तो सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, अपने आप को आइडेंटिफाई करना दूसरे ग्रुप्स में, उसमें क्या क्या पहले कैटेगराइज करेंगे कि हम किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमसे मेल खा रहे हैं, फिर अपने आप में अडॉप्ट करेंगे उनकी आइडेंटिटी और फिर कंपेयर करेंगे। अब आ जाता है ग्रुप थिंक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्रुप थिंक में क्या होता है? सबसे ज़्यादा ग्रुप थिंक मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जहाँ पे जो डिज़ायर है ग्रुप कोहेशन लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग, मतलब ग्रुप में जो यूनिटी होती है, कोहेशन जो होता है, वो क्या लीड करता है? पुअर डिसीजन। सब लोग एक सेम चीज़ पे अग्री है, चाहे वो सही है चाहे नहीं। अगर आधा से ज़्यादा ग्रुप अग्री है तो हम भी अग्री हैं, ठीक है। ज़्यादा हम जो माइनर जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है वो नहीं करते हैं, तो इसको एज अ नेगेटिव वे में, ठीक है, नेगेटिव वे में दिखाया गया है यहाँ पे, ओके। फाउंडेशन ऑफ ग्रुप थिंक, ये इरविन जेनिस ने लिया था, ठीक है, लाए थे ये कंसेप्ट, जिसमें उन्होंने हाईलाइट किया था कि कैसे ग्रुप डायनामिक्स जो होते हैं वो लीड करते हैं फ्लोट डिसीजन इन हाई स्टेक सिचुएशन। जो हाई स्टेक सिचुएशंस होती है उसमें जो ग्रुप डायनामिक्स होते हैं, मतलब एक ग्रुप में जो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं उनकी अलग अलग जो थिंकिंग होती है वो कैसे फ्लॉ करते हैं, डिसीजन फ्लॉफुल होते हैं उनके, ठीक है। अब इंसिडेंट्स ऑफ ग्रुप थिंक, हाई ग्रुप कोहेसिवनेस, मतलब अगर ग्रुप कोहेसिवनेस मैंने क्या बुलाया था? यूनिटी और बॉन्ड उनके बीच का। तो अगर ग्रुप में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा आपस में लोगों के बीच में, तो वो क्या? यूनानिमिटी, डिज़ायर करेंगे कि यूनानिमिटी हो, तो ग्रुप की चीज़ों को अग्री कर जाएंगे, ठीक है। अगर मेरी फ्रेंड के साथ बॉन्ड अच्छा है तो वो कुछ कह रही है तो मैं भी क्या? अग्री करूँगी, ठीक है। ऐसे ही ऑफिसेज में अगर कोई डिसीजन हमने लिया है, किसी क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है या क्लाइंट को क्या समझाना है, तो चाहे वो तरीका गलत हो या वो कंसेप्ट गलत हो, बट क्योंकि हमें उसको समझाना है, अपने आप को सही साबित करना है, तो हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो टीम वाले भी, क्योंकि हम में यूनिटी है, हम में बॉन्ड अच्छा है, तो हम क्या कहेंगे? हाँ हाँ ठीक है ऐसे ही बोल देना, ओके। आइसोलेशन ऑफ ग्रुप,
लिमिटेड एक्सपोजर टू डिसेंडिंग ओपिनियन, मतलब क्या होता है, ग्रुप में यूनिटी इतनी ज़्यादा होती है, ग्रुप इतना नैरो माइंडेड होता है, मतलब नैरो फोकस्ड होता है कि जो भी वो सोचते हैं उनको क्या लगता है बिल्कुल सही है। जो डिसेंटर्स होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, एंट्री नहीं होती ग्रुप्स में, वो बिल्कुल आइसोलेशन में होता है ग्रुप। डायरेक्टिव लीडरशिप, लीडर अगर हमारा डायरेक्टिव होता है, सिर्फ डायरेक्ट करने वाला, तो अगर वो कह रहा है कि ये डिसीजन सही है, उसकी थिंकिंग सही है, तो क्या ग्रुप को भी मानना पड़ता है। ठीक है, सप्रेस कर देते हैं डिसेंटर्स को, जो डिसेंट करेगा उसको सप्रेस करा जाएगा फिर। ठीक है, मतलब दबाया जाएगा उनकी बात को। हाई स्ट्रेस सिचुएशन में क्या होता है, मतलब जब बहुत सिचुएशन पैनिक वाली होती है या सीनियर्स का बहुत स्ट्रेस होता है, ठीक है, प्रेशर होता है, तो उसमें भी क्या होता है, ग्रुप थिंक हम सही से नहीं कर पाते हैं। जो बोल रहे हैं हाँ हाँ ठीक है कर दो ओके है, ओके। लैक ऑफ मेथोडिकल प्रोसेस, मतलब कोई स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस नहीं होता है, बहुत हैसली कंक्लूजन निकल जाते हैं। ठीक है, जल्दी कंक्लूजन निकल जाता है, या हमने कुछ सोच रखा है कि हाँ इस सिनेरियो में ऐसे क्लाइंट का ये डिसीजन सुनाते हैं तो यहाँ भी यही डिसीजन यही लिख देते हैं रिपोर्ट में। ठीक है, ऐसा नहीं होता, मतलब माइनर जो मिस्टेक्स होती हैं उनको हम ओवरलुक कर जाते हैं, मेथोडिकल प्रोसेस नहीं होता है। तो अब सिम्टम्स ऑफ ग्रुप थिंक, कब ऐसा लगेगा कि हाँ ग्रुप थिंक हमारे ग्रुप में आ रहा है, मतलब जो डिसीजन है वो पुअर हो रहे हैं, या जो मिस्टेक्स हैं उनको ओवरलुक किया जा रहा है। ओके, इल्यूजन ऑफ इनवल्नरेबिलिटी, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस इन ग्रुप डिसीजन, मतलब ग्रुप हमारा कोई डिसीजन ले रहा है तो मतलब वो सही है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। कलेक्टिव रैशनलाइजेशन, डाउन प्ले कर देते हैं रिस्क और वार्निंग को, मतलब अगर पिछली बार हमने इस जो क्लाइंट का है ये डिसीजन दिया था, इस पॉइंट पे ये डिसीजन लिया था इन्वेस्टमेंट का, अगर मान लो, ठीक है, मान लो पिछली बार कोई इन्वेस्टमेंट था, हमने क्लाइंट को वो किया था, ये एडवाइस दी थी कि ठीक है इसमें इन्वेस्ट कर दो। अब इस साल क्या है, कोविड आ गया, वो इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं हो रही है, शेयर्स क्या है डाउन जा रहे हैं। अब भी हम डाउन प्ले कर रहे हैं रिस्क और वार्निंग को। रिस्क है बहुत, क्योंकि कोविड आ सकता है बहुत। ठीक है, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में सोचिए आने वाला था, तो तब भी हम क्या है, हम नहीं मानेंगे। कलेक्टिव रैशनलाइजेशन है, हमारे ग्रुप ने यही सोचा है। ठीक है, हम इसी को सही, पिछली बार हमने यही किया था तो इस बार भी यही करेंगे। बिलीव इन इनहेरेंट मोरालिटी, ठीक है, मोरालिटी मतलब व्यू करते हैं डिसीजन एज मोरली राइट, वो ज़्यादा स्ट्रक्चर सिचुएशन या और चीज़ों को नहीं देखते हैं, मोरली जो उनको राइट लगता है खुद से वो मानते हैं। स्टीरियोटाइप ऑफ आउट ग्रुप्स, जो आउटसाइडर्स होते हैं, ठीक है, डिसेंडर्स एट आउटसाइडर, तो कोई भी जो डिसेंड करता है उनकी बात को नहीं मानता है। ठीक है, जो उनसे अग्री नहीं करता, डिसअग्री करता है, उसको क्या आउटसाइडर निकाल देते हैं ग्रुप से। या बाहर से कोई अगर कोई दूसरा प्रोफेशन है या कोई दूसरा पर्सन है जो कि हमारे ग्रुप का नहीं है और वो हमारी बात से डिसअग्री करता है, तो हम उसको बिल्कुल डिसेंड कर देते हैं, डिमिनिश कर देते हैं, डिमिसिंग कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेल्फ सेंसरशिप, अब अगर सोचिए ग्रुप में 10 लोग हैं, 8 लोग बात से अग्री हैं या 9 लोग अग्री हैं, एक जो सिंगल पर्सन जो अग्री नहीं है, बेशक उसके पॉइंट्स सही हो, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो डिसअग्री होने का, बट फिर भी वो विदहोल्ड कर लेगा अपने डाउट को। क्यों? ताकि जो ग्रुप है उसमें हार्मनी मेंटेन रहे। सेल्फ सेंसरशिप, खुद ही चुप रहेगा। इल्यूजन ऑफ यूनानिमिटी, इसमें क्या है, साइलेंस परसीव्ड एज अग्रीमेंट, अगर वो बंदा साइलेंट है, उसने अग्री नहीं किया कि हाँ मैं अग्री हूँ इस बात से, उसने अग्री नहीं किया, वो चुप है, तो क्या माना जाएगा कि हाँ चुप है तो मतलब अग्री है। ठीक है, डायरेक्ट प्रेशर ऑन डिसेंटर्स, इंटिमिडेट करते हैं, जो उनकी बात को नहीं मानता है उनको इंटिमिडेट किया जाता है ताकि वो उनकी बात से अग्री करे, है ना। अगर 10 लोग सेम बात बोल रहे हैं, एक बंदा अलग बोल रहा है तो उसको अरे पागल है क्या, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, इसका तो अलग ही है। ठीक है, तो उसको क्या है, इंटिमिडेट किया जाता है, ऐसे किया जाता है ताकि वो भी अग्री हो जाए। डायरेक्ट प्रेशर दिया जाता है डिसेंटर्स पे। माइंड गार्ड्स, दूसरों को ऐसे शील्ड कर दिया जाता है ग्रुप को बाहर वालों से, मतलब उनके ब्रेन को ऐसे समझा दिया जाता है कि वो शील्ड रहें डिसेंटिंग इन्फॉर्मेशंस के, मतलब जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जो डिसेंटिंग इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं, उससे क्या उनके माइंड्स को शील्ड कर दिया जाता है। ओके, सिम्टम्स क्या, इनवल्नरेबिलिटी मतलब ओवर कॉन्फिडेंस, कलेक्टिव रैशनलाइजेशन, डाउन प्ले कर देते हैं रिस्क और वार्निंग्स को। इनहेरेंट मोरालिटी, वो डिसीजन लेते हैं जो मोरली राइट हो। स्टीरियोटाइप ऑफ आउट ग्रुप,
मतलब जो डिसेंटर होते हैं उनको आउटसाइडर कंसिडर किया जाता है या आउटसाइडर को डिसमिस कर दिया जाता है, आउटसाइडर की वैल्यू नहीं की जाती जो अगर मतलब उनकी बात से अग्री ना हो। सेल्फ सेंसरशिप, विदहोल्ड कर लेते हैं डाउट्स को ताकि ग्रुप में हार्मनी मेंटेन रहे। यूनानिमिटी मतलब साइलेंट जो पर्सन रहता है उसको क्या माना जाता है कि वो अग्री है। डायरेक्ट प्रेशर, अगर कोई डिसअग्री होता है तो उसको इंटिमिडेट किया जाता है ताकि वो भी हमारी बात से अग्री हो जाए। फिर माइंड गार्ड्स, दूसरों के माइंड्स को ऐसे शील्ड कर दिया जाता है ताकि वो डिसेंटिंग इन्फॉर्मेशन से प्रिवेंट रहें। ओके, अब ग्रुप थिंक को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है ताकि ये जो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है ये सब हमारे ग्रुप में ना हो, इसको कैसे सही किया जा सकता है? ऑब्वियसली इनकरेज कर सकते हैं पर्सपेक्टिव को, ठीक है, डाइवर्स पर्सपेक्टिव को इनकरेज करिए कि आप अलग अलग थॉट प्रोसेस बताइए। प्रमोट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग। हम कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब डिस्कशन काइंड ऑफ, डिबेट काइंड ऑफ बना सकते हैं। अपॉइंट कर सकते हैं डेविल्स एडवोकेट टू क्वेश्चन अजम्पशंस, किसी को हम अपॉइंट कर सकते हैं ऐसे, किसी पर्सन को या दो लोगों को कि देखो हम ये बोल रहे हैं, अब आपका इसमें क्या सोचना है, इस बात को कैसे आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, हमने जो ऊपर पढ़ा, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन, अलाउ कर सकते हैं डिसेंडिंग ओपिनियंस को, मतलब जो डिसेंटिंग नहीं है, अग्री नहीं हो रहा है, वो आप भी अपने ओपिनियन दीजिए। एक्सटर्नल के इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, हो सकता है हमारे ग्रुप में वो पॉइंट ना आ रहा हो दिमाग में किसी के, बट कोई आउटसाइडर आए तो उसको वो क्लिक कर जाए। रोटेट कर सकते हैं लीडरशिप, हमने क्या ऊपर पढ़ा था ना लीडरशिप वाला कि अगर लीडर अग्री है तो सबको अग्री होना पड़ेगा, तो हम अपनी लीडरशिप को रोटेट करते रहेंगे ताकि कोई अथॉरिटी वाला रोल ना आए। फिर स्टैब्लिश कर सकते हैं टीम रिव्यू फॉर अनबायस्ड असेसमेंट, टीम का रिव्यू कर सकते हैं। नॉर्मल था बहुत, ठीक है। अब सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी, सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? ये करती है कि हाउ प्रेजेंस ऑफ अदर्स अफेक्ट इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। जब अदर्स वहाँ पे प्रेजेंट है, लोग आपको देख रहे हैं, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है, अफेक्ट हो रही है, इन्हेंस होती है परफॉर्मेंस। अगर टास्क सिंपल है तो हम अच्छा करते हैं, अगर दूसरे हमें देख रहे हैं। वहीं पे इनहिबिट होती है अगर टास्क कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत बेसिक है। सोशल फैसिलिटेशन मतलब दूसरे कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं हमको, कैसे हमारे टास्क को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर दूसरे प्रेजेंस है तो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो, अगर टास्क सिंपल है तब तो अच्छा है, बट अगर नहीं है तो इनहिबिट होएगा, डिसमिस होएगा, इम्पेयर होएगा। बेसिक कंसेप्ट्स क्या क्या आते हैं सोशल फैसिलिटेशन में? फिनोमिना है जहाँ पे अदर्स का प्रेजेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को ऑन अ टास्क, ऑब्वियसली। डोमिनेंट रिस्पॉन्स मतलब कि मोस्ट लाइकली और हैबिचुअल बिहेवियर होता है इन गिवन सिचुएशन विच इज़ इनहेंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर्स। डोमिनेंट है हम किसी टास्क में, तो अगर दूसरे प्रेजेंट है तो हमारी टास्क क्या होगा, इनहेंस होगा। इवैल्यूएशन अप्रहेशन मतलब हम ये सोचते हैं कि अदर्स जो है वो हमारी परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं होंगे, या हमारी परफॉर्मेंस का उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, ठीक है। ट्रिपल फैक्टर मॉडल, ट्रिपल फैक्टर मतलब ऑडियंस इफेक्ट, परफॉर्मेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर स्पेक्टेटर्स, इन्हेंस भी करती है सिंपल टास्क में, और दूसरा क्या है कि इम्पेयर करती है अगर टास्क कॉम्प्लेक्स हो तो। कोएशन इफेक्ट, ऑडियंस इफेक्ट मतलब ऑडियंस है तो टास्क अगर सिंपल है तो अच्छा हो रहा है, हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। कोएशन मतलब, कोएक्शन मतलब कि जब दूसरे प्रेजेंट हैं तो हमारे जो टास्क है, ठीक है, दूसरे अफेक्ट करते हैं स्टिमुलेट प्रेजेंस ऑफ अदर्स एंगेज इन सेम टास्क। तो अगर दूसरे भी लोग हैं हमारे साथ सेम टास्क में इन्वॉल्व हो, वो कंपटीशन नहीं है, बस वो इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप पार्क जाते हैं एक्सरसाइज करने, अगर साथ आप योगा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई आसन कर रहे हैं, आपके साथ वाला अगर वो आसन कर पा रहा है तो आपका माइंडसेट अलग है, अगर नहीं कर पा रहा तो आपका माइंडसेट अलग है अपने लिए। अगर वो कर ले रहा है, आप नहीं कर पा रहे, तो वो आपके परफॉर्मेंस को डिग्रेड करेगा कि ऐसा कैसे वो कर ले रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या आप कर लेंगे दूसरा नहीं कर पाएगा तो भी क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। तो कोएक्शन इफेक्ट क्या होता है कि दूसरे भी सेम टास्क में इंगेज हैं तो जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस भी होगी, इम्पेयर भी होगी बेस्ड ऑन टास्क। अगर कॉम्प्लेक्स है तो इम्पेयर, और अगर सिंपल टास्क है तो इन्हेंस होगी। कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, जब दूसरे भी सेम टास्क में हमारे साथ कॉम्पिटिशन में हो तो भी वही है, अगर सिंपल टास्क है तो इम्प्रूव होएगी और इम्पेयर होगी अगर कॉम्प्लेक्स टास्क है,
बट ये इफेक्ट बताया गया। अगर ऑडियंस सिर्फ देख रही है, कोएक्शन मतलब हमारे साथ कर रही है तो क्या, कंपटीशन मतलब हमसे compete कर रही है, तो ऑब्वियसली तीनों केसेस में हमारा माइंडसेट अलग अलग होएगा। टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल टास्क है तो अदर्स फैसिलिटेट करेंगे परफॉर्मेंस को, अगर दूसरे भी है तो। कॉम्प्लेक्स टास्क है तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इम्पेयर होएगी, हमें एंजाइटी बढ़ेगी, इवैल्यूएशन अप्रहेशन होएगा कि दूसरे हमें कैसे इवैल्यूएट कर रहे होंगे, ठीक है, अगर टास्क कॉम्प्लेक्स है तो। रोल ऑफ एक्सपर्टीज़, इसमें कुछ खास नहीं है कि अगर आप किसी टास्क में एक्सपर्ट हैं तो आपके एक्सपीरियंस, एंजाइटी सब कुछ कम पड़ जाएगा, हल्का हो जाएगा अगर आप एक्सपर्ट हैं उस टास्क में। तो अगर नहीं है तो आपको फिर वही है कि एंजाइटी वगैरह होने लग जाएगी। अब सोशल फैसिलिटेशन एवरीडे वर्क प्लेस में कैसे, अगर हम किसी काम में अच्छे हैं तो हमारे कलीग्स के सामने हमारा जो रूटीन टास्क है जो हम रोज़ रोज़ करते हैं हम उसमें अच्छे हैं तो क्या, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। एजुकेशनल सिस्टम में अगर हम उस जो असाइनमेंट है उससे हम फेमिलियर हैं, ठीक है, तो हम उसमें बेटर परफॉर्म करेंगे। जबकि अगर वो टास्क कॉम्प्लेक्स होता है या कॉम्पिटिटिव होता है तो वहाँ पे हमें प्रेशर आ जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स ऑफन परफॉर्म बेटर, जहाँ पे उन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी होती है, और स्ट्रगल करते हैं जहाँ पे टास्क या उनका जो एक्ट है वो स्पोर्ट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्रेशर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, वाइल थ्योरीज डिस्कस, तो हर थ्योरी का चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म तो होता ही है। इसमें क्या, ग्रुप की हम थिंकिंग की बात करें तो जो ग्रुप की थिंकिंग है वो ज़रूरी नहीं है कि ऊपर जो थ्योरीज दे रखी हो वैसी ही हो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल अपने तरीके से उसकी एक पर्सनैलिटी हो सकती है, उसका एक बिहेवियर हो सकता है जो कि हो सकता है इन थ्योरी से मैच ना करें। डायनेमिक नेचर ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप में अलग अलग नेचर के लोग हैं तो हो सकता है जो ग्रुप थिंक वाला था वो ना मैच करे, ठीक है। जैसे अगर किसी एक इंडिविजुअल का नेचर ही ऐसा है कि वो भाई सबकी बात से अगर नहीं, सही तो सही, तो वहाँ ग्रुप थिंक की बात ही नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा पॉइंट आउट कर देगा। ओके, कल्चरल वेरिएबिलिटी, कुछ चीज़ों में देखिए कल्चरल इफेक्ट भी होता है। जैसे अगर हम ग्रुप थिंक की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी में इतना कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, किसी इंडिविजुअल में इतना कॉन्फिडेंस हो, उसका बैकग्राउंड ऐसा हो कि उसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, तब तो चाहे वो टास्क कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल हो वो अच्छा ही करेगा, उसके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा। या वो टास्क को बहुत बार कर चुका है ऑडियंस के सामने तो अब उसको एंजाइटी नहीं होगी, प्रेशर फील नहीं होएगा, ठीक है। अब अगर जैसे पुराने टाइम में चले जाते हैं तो वहाँ जब वुमेन की नहीं चलती थी, ठीक है, उनकी बातें इतनी नहीं सुनी जाती थी, बहुत पुराने टाइम में चली गई, तो वहाँ पे क्या, अगर कोई डिस्कशन हो रहा है घर में, वहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, तो अगर वुमेन उस बात से अग्री नहीं कर रही है, ठीक है, तो भी वो चुप रहेगी, उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, बेशक वो बात बोल रही है, नहीं किसकी सुनी जाएगी, मेल डोमिनेंट की। कल्चरल भी, अब अगर हम उसको बोलेंगे कि नहीं तुम बोलो तो कोई दिक्कत, कोई वो नहीं पड़ेगा असर, क्योंकि उनका कल्चर ही यही है, उनको आदत होती थी। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स, ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स एज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एक्सटर्नल प्रेशर्स मे नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड, ठीक है। सिचुएशन में प्रेशराइज सिचुएशन है या लीनियंसी है, उसके हिसाब से भी एक पर्सन का बिहेवियर जो है वो डिपेंड करता है। बेशक वो टीम में काम करो बट हो सकता है कि उसके ऊपर प्रेशर उसको ज़्यादा फील हो रहा हो। अब आप ये वाला छोड़ सकते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट मच, इसको पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सोशल लोफिंग, सोशल लोफिंग क्या होता है, टेंडेंसी है जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो एक्सर्ट करता है लेस एफर्ट, कब, जब वो वर्क कर रहा होता है ग्रुप में एज कम्पेयर टू जब वो अकेले वर्क करता, ठीक है। कोई काम अगर अकेले करता तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी से कर सकता था, ग्रुप में कर रहा है तो वो लेस एफर्ट दिखा रहा है अपने। ओके, दिस कैन लीड टू डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल लोफिंग, सोशल लोफिंग का सिंपल मतलब है कि कोई भी इंसान कम एफर्ट दिखा रहा है एक टास्क को परफॉर्म करने में अगर वो ग्रुप में कर रहा है, बट अगर वो अकेले करता, अलोन करता, तो उस टास्क को और ज़्यादा एफिशिएंसी से कर सकता था, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, रिडक्शन इन इंडिविजुअल इफेक्ट, ऑब्वियसली वही तो हमने पढ़ा कि वो कम इफेक्ट लगाता है जब वो ग्रुप में काम कर रहा होता है। डिमिनिश्ड होती है अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि ग्रुप में काम हो रहा है, सेम काम के लिए बहुत सारे लोग अकाउंटेबल हैं तो इसलिए लेस अकाउंटेबिलिटी होती है। फ्री राइडिंग, दूसरे मेंबर काम कर रहे हैं पर उससे जो बेनिफिट हो रहा है वो हम बराबर ले रहे हैं, बट जो एफर्ट्स हैं वो इक्वल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं।
लॉस ऑफ मोटिवेशन, ऑब्वियसली जब पूरा ग्रुप काम करता है तो हमें मोटिवेशन नहीं होती इतनी एफिशिएंसी से काम करने की, हम सोचते हैं काम तो हो ही रहा है, ठीक है, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं, तो वहाँ पे मोटिवेशन भी नहीं होता है। अब देखिए ग्रुप डायनामिक थ्योरी, ग्रुप हमने पढ़ा ना डायनामिक हो सकता है, ठीक है, तो कैसे डायनामिक हो सकता है? सबसे पहले साइज जो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रुप डायनामिक को, साइज ग्रुप का। स्मॉल ग्रुप है तो उनमें इंटीमेसी होती है, मतलब क्लोजनेस होती है, बॉन्ड अच्छा होता है, जबकि लार्जर ग्रुप क्या डाइवर्स पर्सपेक्टिव दे सकते हैं लेकिन उसमें कोऑर्डिनेशन की दिक्कत होती है। कॉम्पोजिशन, अगर डाइवर्स स्किल्स है और डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं तो क्रिएटिविटी इन्हेंस हो सकती है लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ सकते हैं। टास्क इंटरडिपेंडेंस, द डिग्री विच ग्रुप मेंबर रिलाई ऑन ईच अदर्स, दूसरे के टास्क पे अगर रिलायबिलिटी होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा वो कोलैबोरेशन में अफेक्ट करेगा। अगर ज़्यादा रिलायबिलिटी है तो कोलैबोरेशन ज़्यादा रहेगा, कम रिलायबिलिटी है तो सब अपना काम कर ही लेंगे, दूसरों के काम में कोई वो ही नहीं है। ग्रुप कोहेशन, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी इनहेंस परफॉर्मेंस बट मे लीड टू ग्रुप थिंक, ऑब्वियसली उनमें यूनिटी ज़्यादा है, बॉन्ड ज़्यादा अच्छा है तो परफॉर्मेंस इनहेंस होगी, लेकिन वहाँ पे क्या है फिर ग्रुप थिंक बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर, टाइम कॉन्स्टेंट या रिसोर्स अवेलेबिलिटी अगर कॉन्स्टेंट है तो हो सकता है ग्रुप का जो डायनामिक है वो अलग अलग हो। ग्रुप आइडेंटिटी क्या होती है? जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ये वाला इतना कुछ खास नहीं है, ये भी छोड़ सकते हैं आप, ये भी नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये भी छोड़ सकते हैं। साइटेशन लिमिटेशंस नहीं है इम्पॉर्टेंट। हाँ ये आ गया, लीडरशिप इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ओके एक मिनट, अब देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन होगा, पक्का 110% मैं कह सकती हूँ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की कंसेप्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप इन्वॉल्व इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल फॉलोअर्स अचीव बियॉन्ड देयर सेल्फ इंटरेस्ट। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, कभी आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए ऐसा ध्यान रखना कि जो वो है, जो लीडर है आपका या जो सीनियर है वो गॉड वाली फीलिंग, गॉड लाइक फीलिंग दे रहा है, ठीक है, तो समझ लेना वो ट्रांसफॉर्मेशनल ही है, ट्रांसफॉर्म कर देगा सबको, ठीक है, गॉड लाइक फीलिंग आ जाए। तो इसमें क्या होता है, वो सबको मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, उनके सेल्फ इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है। आइडियलाइज्ड इन्फ्लुएंस, लीडर्स जो होते हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं सबके, ठीक है, वो सबको उनके ऊपर ट्रस्ट होता है, सब रिस्पेक्ट करते हैं। इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल, कम्युनिकेट करते हैं और कंपेल करते हैं विजन एंड फोस्टर एंथुजियाज्म, में एंथुजियाज्म भरते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, लोगों के अपने टीम मेंबर से। इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, लीडर्स एनकरेज क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, ये एनकरेज करते हैं ग्रुप में क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को। वो कैसे होगा? अलग अलग डाइवर्स फील्ड के लोग जब आएंगे तो, ठीक है, मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं किसी भी फील्ड के या बैकग्राउंड के लोगों को, इसीलिए क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है। इंडिविजुअलाइज्ड कंसिडरेशन, लीडर जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं और सपोर्ट करते हैं इंडिविजुअल की नीड्स को, ठीक है। लीडरशिप बिहेवियरल इन ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, अब उनका बिहेवियर कैसा होता है? विजन बिल्ड करते हैं, फिर क्रिएट करते हैं पॉजिटिव क्लाइमेट वर्क के लिए, एनकरेज करते हैं इनोवेशन को, एम्पावर करते हैं अपने फॉलोअर्स को, ठीक है, फॉलोअर्स मतलब अपनी टीम को, डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी ताकि उनको भी थोड़ा सा ओनरशिप का सेंस हो। फैसिलिटेट करते हैं ग्रुप और डेवलपमेंट को, ग्रोथ और डेवलपमेंट को, ठीक है, उनको मेंटरशिप देते हैं स्किल डेवलपमेंट पे। फिर प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, डाइवर्स फील्ड के लोगों को प्रमोट करते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं डाइवर्स फील्ड और बैकग्राउंड के लोगों को, ठीक है। अब है ट्रांजैक्शनल, वही मैंने कहा ना, जब आपको गॉड लाइक फीलिंग आ जाए ना तो आप सीधा टिक कर लेना कि ट्रांसफॉर्मेशनल है, ट्रांसफॉर्म कर देगा पर्सनालिटी को या टीम को। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप, यहाँ पे क्या होता है, जो उनकी लीडरशिप होती है वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज होती है और रिवॉर्ड और पेनल्टीज से लिंक होती है, अच्छा काम किया तो रिवॉर्ड, नहीं तो पेनल्टी, स्टैंडर्ड्स को बहुत अधेयर करते हैं लोग।
फोकस ऑन एक्सचेंजेस एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इंश्योर करते हैं अधेरेंस टू स्टैंडर्ड्स थ्रू रिवॉर्ड एंड पेनल्टीज, ठीक है। ट्रांजैक्शनल कॉन्टीजेंट रिवॉर्ड, कॉन्टीजेंट मतलब ब्रेन से रिलेटेड, उनको मेंटली मोटिवेट करते हैं। प्रोवाइड रिवॉर्ड फॉर मीटिंग और एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन, जितना उनसे एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया तो रिवॉर्ड देंगे। मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन, उनके जो टीम मेंबर हैं उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे और इंटरवेन करेंगे जहाँ स्टैंडर्ड्स उनके मीट नहीं हो रहे हैं। ये मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि मॉनिटर करें और जहाँ पे स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हो रहे वहाँ पे इंटरवीन करें। इसमें क्या बिहेवियर होता है, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं कि देखो तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिवॉर्ड होता है, ठीक है, अच्छा काम करोगे तो रिवॉर्ड भी दिया जाएगा और मॉनिटर करते रहते हैं उन लोगों को। ऑथेंटिक लीडरशिप एम्फेसाइज करता है ट्रांसपेरेंसी और सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, ऑथेंटिक से ही आपको समझ आ रहा है। एथिकल कंडक्ट, फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी विद इन टीम, सेल्फ अवेयरनेस होता है इसमें, और रैशनल ट्रांसपेरेंसी, ओपन कम्युनिकेशन। सेल्फ अवेयरनेस कैसे, लीडर्स अंडरस्टैंड करते हैं देयर वैल्यूज़ एंड इम्पैक्ट ऑन अदर्स, वो समझते हैं कि उनको अवेयरनेस है अपने बारे में कि मेरा कोई भी जो एक्ट है वो दूसरों को कैसे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस होती है उनको। और रैशनल ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब कि ओपन कम्युनिकेशन होता है, ट्रस्ट होता है एक दूसरे का। लीडरशिप बिहेवियर कैसा होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग होता है, मॉडलिंग ऑथेंटिसिटी होती है और एनकरेज करते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन को। सिचुएशनल लीडरशिप में मेन होता है सिचुएशन के रिगार्डिंग, हम देख रहे हैं कि जैसे काम नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत आलस कर रहे हैं, तो हम रिवॉर्ड सेट कर देंगे या पेनल्टी सेट कर लेंगे, या हमें पता है कि और भी कोई दिक्कत आई है तो उसके हिसाब से स्टैंडर्ड बना देंगे। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन है तो हम लीनियंसी दे देंगे, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में है तो उसको फिर मतलब मोटिवेशनल सेशन वगैरह दे देंगे, ठीक है, सब मिक्स का ये होता है वैसे सिचुएशनल, सिचुएशन के हिसाब से। सर्वेंट लीडरशिप में क्या होता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है सर्वेंट्स को, ठीक है। सर्विंग अदर, फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन एंड कम्युनिटी एंड फोकसिंग ऑन देयर ग्रोथ एंड वेलबींग, अपनी टीम मेंबर के, सर्वेंट मतलब यहाँ पे क्या, टीम मेंबर्स, ठीक है, उन पे फोकस किया जाता है। की कंसेप्ट क्या होता है, लिसनिंग और एम्पैथी, लिसन करते हैं उनके, अंडरस्टैंड करते हैं टीम की नीड्स को और उनकी कंसर्न्स को एड्रेस किया जाता है, ठीक है, कहाँ, सर्वेंट लीडरशिप। इसमें क्या होता है, हीलिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, इमोशनल और प्रोफेशनल सपोर्ट देते हैं, फोरसाइट करते हैं, विजन को कंसीडर करते हैं, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, स्टीवर्डशिप ऑफ रिसोर्सेज, एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है इसमें, ठीक है। हीलिंग एंड सपोर्टिंग से और फोस्टरिंग विजन वगैरह से आप समझ सकते हैं, और वहाँ अगर आएगा भी तो ये आपको प्रायोरिटी लिख देंगे कि प्रायोरिटी टू सर्विंग अदर्स, मतलब अपनी टीम के मेंबर के ग्रोथ और उसके लिए काम कर रहे हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी क्या होती है, एम्फेसाइज करती है रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, मतलब दूसरों को ऑब्जर्व करके लर्न करना, उनको इंटीमेट करके लर्न करना, ठीक है, और दूसरों के इंटरेक्शंस को क्या है, हाईलाइट करना। साइकोलॉजिकल कैपिटल क्या है, सेल्फ एफिशिएंसी और ऑप्टिमिज्म और होप, रेजिलियंस, ठीक है। जब जो पर्सन है वो अपने बिल्कुल पीक सेल्फ एफिशिएंसी, ऑप्टिमाइज काम कर रहा है, उसमें हाई होप है और रेजिलियंस है, तो वो साइकोलॉजिकल कैपिटल है उसके पास, मतलब वो साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर उसमें सेल्फ एफिशिएंसी है, ऑप्टिमाइज में वो, उसके अंदर हाई होप है, रेजिलियंस है उसमें, तो ये क्या इन्हांस करता है, जॉब परफॉर्मेंस को, जॉब सेटिस्फैक्शन को, कैसे अपनी जो साइकोलॉजिकल स्टेट है वो पॉजिटिव रखता है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अडेप्ट कर लेता है, अगर इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस हो रहे हैं ना तो उसको भी वो अडेप्ट कर लेता है। गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्लियर गोल हमारा हमेशा होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, क्यों, ताकि हम करियर डेवलपमेंट, क्लाइंट सर्विस और एथिकल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें। ओके। अब ये पढ़ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस इज क्रूशियल फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू नेविगेट कॉम्प्लेक्सिटीज इन देयर प्रोफेशन। हमें क्यों साइकोलॉजिकल प्रोसेस या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्यों समझना ज़रूरी है, ताकि हम नेविगेट कर सकें हमारे ग्रुप में या हमारे प्रैक्टिस में या हमें वर्ल्ड में भी जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आने वाली है अपने प्रोफेशन में। एम्फेसाइज करता है एथिकल प्रैक्टिसेस को, इफ़ेक्टिव लीडरशिप को, क्योंकि हमने लीडरशिप भी पढ़ा,
चेंज मैनेजमेंट को, फॉस्टर अ कल्चर ऑफ इंटीग्रिटी एंड एक्सीलेंस। अच्छा, इससे मेरे को याद आ गया, ये और पढ़ लीजिए आप। एक मिनट, कहाँ था, चेंज इन मैनेजमेंट, हाँ ये कर्ट ल्यूवेंस मॉडल। इसमें क्या है, 3 स्टेजेस आती हैं, अनफ्रीजिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज एंड रीफ्रीजिंग न्यू प्रैक्टिसेस। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसमें क्या करते हैं कि कोई भी समझ लीजिए कंटिन्यूस कोई प्रैक्टिस चलती आ रही है कि हम इस काम को ऐसे करते थे, अब क्या हुआ, नया लॉ आ गया, हमने उसको फ्रीज कर रखा है, जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं उसको हमने फ्रीज कर रखा है कि देखो ये ऐसे ही होगा, ये लॉ है, ठीक है। अब कोई नया लॉ आ गया तो हम अपनी प्रैक्टिस को पहले, जो हम प्रैक्टिस या स्टैंडर्ड्स जो हमारे सेट थे उसको अनफ्रीज करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिस थी उसको अनफ्रीज करेंगे, स्टैंडर्ड्स को हम छोड़ेंगे, चेंज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे चेंजेस को, नया लॉ अपने ऑफिस में सबको सिखाया जाएगा, ठीक है। उनको चेंज बताया जाएगा कि क्या क्या इससे इम्पैक्ट आ सकता है, क्या नया लॉ है। उसके बाद नए वाले लॉ को फ्रीज कर दिया जाएगा और रीफ्रीजिंग न्यू प्रैक्टिसेस, ठीक है, एज नॉर्म्स। जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे थे, जो हम पाथ फॉलो करते आ रहे थे, उसको हमने अनफ्रीज किया, जो फ्रीज कर रखा था हमने कि अब यही फॉलो होगा, उसको अनफ्रीज किया। हमने चेंजेस के बारे में अपनी टीम में बताए और फिर उसको अनफ्रीज कर दिया, ठीक है। जो नए चेंज होते हैं उसको हमने कैसे अनफ्रीज कर दिया। ओके, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4। ओके, बहुत इजी है, अगर आप इसको लॉजिकली पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजी है चैप्टर। ऑल द वेरी बेस्ट, इतना बहुत है आपके पास होने के लिए इस चैप्टर से। ओके गाइज, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।